Hello student, this is the video relating to our chapter second class 12. चैप्टर नेम है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस स्टडी। इन लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था अबाउट द टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में वो टॉपिक था हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। इस फंक्शनल फोरमैनशिप में हमने कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस किया था। अब हम इसमें इसी का नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मीन्स यहाँ पर क्या है, किस तरह से हम इसको यूटिलाइज करते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और किस तरह से जो टेलर ने इसको डिफाइन किया है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। जैसे कह रहा है इसमें मीनिंग ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। मीनिंग ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन का मीन्स कि स्टैंडर्डाइजेशन एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। इसमें कह रहा है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मीन्स सेटिंग स्टैंडर्ड विद रेस्पेक्ट टू प्रोसेस फॉलो टाइम टेकन रॉ मटेरियल यूज वर्किंग कंडीशन फॉर ईच बिजनेस एक्टिविटीज़। मीन्स यहाँ पर क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स सिंपल सा कि जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी टास्क को परफॉर्म करेंगे तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड होंगे, कुछ मानक रिक्वायर्ड होंगे, जिन स्टैंडर्ड्स और जिन मानक के बेसिस पर हम अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे। ऐसे ही डायरेक्टली जा कर के किसी भी टास्क को हम परफॉर्म नहीं करने लगेंगे। उसको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या हुआ, कुछ पार्टिकुलर स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड होंगे, कुछ पार्टिकुलर मानक्स रिक्वायर्ड होंगे, जिन स्टैंडर्ड और मानक्स के बेसिस पर हम अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं और हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वर्क यूनिट। तो यहाँ पर सेटिंग विद द रेस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस फॉर टाइम टेकिंग। तो आप इसमें स्टैंडर्ड वो मानक्स क्या है, वो हमारे स्टैंडर्ड्स एग्जैक्टली क्या है कि उनके बारे में बताया गया है कि हम कितना टाइम टेकन कर रहे हैं। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए 10 मिनट लग रहे हैं, 15 मिनट लग रहे हैं, 1 घंटा लग रहा है, 2 दिन लग रहे हैं, 10 दिन लग रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड किया जाएगा। रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमारी जो वर्किंग कंडीशन फॉर ईच बिजनेस एक्टिविटीज़, अब बिजनेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, जिसमें हमारी परचेजिंग है, सेल्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, फाइनेंसिंग है, बहुत सारी बिजनेस में एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। उन सारी एक्टिविटीज़ के बेसिस पर हमारा टास्क फुलफिल होता है। जब हम किसी भी टास्क को परफॉर्म करने जाते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन के बेसिस पर हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं। डिवीजन ऑफ द वर्क जो होता है वो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब कुछ चीज़ों को हर व्यक्ति अपने आप में स्पेशलिस्ट होता है, तो उसी के स्पेशलिस्ट होने की बेसिस पर उन सारी चीज़ों को डिवाइजन किया जाता है। तो यहाँ पर जो हम स्टैंडर्ड डिसाइड कर रहे हैं, एक मानक तैयार कर रहे हैं, वो उन्हीं बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके स्टैंडर्ड हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्किंग कंडीशंस फॉर द ईच बिजनेस एक्टिविटीज़, तो ये कॉल की जाती है हमारी स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए किसी स्टैंडर्डाइजेशन को डिसाइड करने का ऑब्जेक्टिव एग्जैक्टली क्या है, क्यों हम स्टैंडर्डाइजेशन डिसाइड कर रहे हैं, क्यों हम किसी भी चीज़ के लिए एक मानक तैयार कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ द फिक्स टाइप साइज एंड कैरेक्टर्स, मतलब हम एक पर्टिकुलर तरीके के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन डिसाइड करते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर साइज को प्रोड्यूस करने के लिए उसके पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। तो कहने का मीन्स क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है स्टैंडर्डाइजेशन का या इस स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का, वो सिंपल सा यही ऑब्जेक्टिव होता है कि हम किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसकी एक से फिक्स टाइप के, मान लो जैसे हमारा रेडीमेड का है तो हम रेडीमेड के ही उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारा मेडिसिन्स का है तो हम मेडिसिन्स के ही उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमारे फिक्स तरीके के एक पर्टिकुलर एक लेवल डिसाइड किया गया, एक पर्टिकुलर साइज डिसाइड किया गया। अब हम एक मान लो रेडीमेड गारमेंट में हैं, हम चिल्ड्रंस में जा रहे हैं, मेंस में जा रहे हैं, या हम वुमेंस में जा रहे हैं, या क्या नाम है
स्मॉल में जा रहे हैं, वो किड्स वेयर में जा रहे हैं, किस चीज़ में जा रहे हैं, वो पर्टिकुलर सारी चीज़ें हमारा डिसाइड की जाती हैं। ठीक है, तो वो हमारा एक पर्टिकुलर इसमें स्टैंडर्डाइजेशन का आ जाता है। आगे क्या है, टू स्टेबलाइज स्टैंडर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन। जो भी वर्क परफॉर्म किया जा रहा है थ्रू द मैन और मशीनरीज, वो भी उसके लिए व्यक्ति है, जो भी पर्सन उस टास्क को परफॉर्म करेंगे इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो जो भी पर्सन इन्वॉल्व होंगे, जिस तरह से मशीनरी से हम उसमें वर्क परफॉर्मेंस देंगे, तो वो वर्क परफॉर्मेंस किस लेवल की होनी चाहिए, किस मानक की होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उसके स्टैंडर्डाइजेशन के बेसिस पर क्लियर की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टू स्टेबलाइज द स्टैंडर्ड फॉर एक्सीलेंस एंड द क्वालिटी इन मटेरियल। अब मान लो हम कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, अब उस गुड्स की अगर हम क्वालिटी मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो हमारे गुड्स की मार्केट डिमांड नहीं होगी। हमें अपनी मार्केट में डिमांड बनाने के लिए, गुड्स की मार्केट डिमांड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, जिसके बेसिस पे हमारा गुड्स मार्केट में स्टैंड करेगा, या फिर ये कह सकते हैं कि मार्केट में रन करेगा। हमारे गुड्स को मार्केट में रन करने के लिए हमें उस गुड्स को क्वालिटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, तभी लोग हमारे गुड्स को लाइक करेंगे, अदरवाइज हमारे गुड्स को कोई भी लाइक नहीं करेगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अब हम इसके सेकंड पॉइंट्स की बात करते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क मीन्स, मीनिंग ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर अगर सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क मीन्स सिंप्लीफाइंग वर्क बाय एलिमिनेशन नीडलेस वेराइटीज साइज एक्सेट्रा। मीन्स कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ लेकर के चलेंगे, बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें लेकर के चलेंगे, अब हमें केवल रिक्वायर्ड है, हमारी जो डिमांड है मार्केट के अंदर, वो मार्केट के अंदर लार्ज रेडीमेड गारमेंट में हम इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब हम रेडीमेड गारमेंट में इन्वॉल्व हैं और वहाँ पर हमारी जो मार्केट डिमांड है वो मेंस वेयर में लार्ज साइज़ की ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब हम प्रोडक्शन में जाते हैं मेंस गारमेंट में, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, या डबल एक्सल है, इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट के अंदर यूज़ होते हैं मेन गारमेंट में। ठीक है, अब हमारे पास में एग्जैक्टली जो डिमांड है वो लार्ज साइज़ की डिमांड है, ना तो एक्सल की डिमांड है, ना ही एक्स्ट्रा लार्ज की डिमांड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा वहाँ से, और जो जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उस पर हमें ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अगर हम इसका प्रोडक्शन करेंगे भी तो एक लिमिटेड करेंगे प्रोडक्शन, ये नहीं है कि अननेसेसरी प्रोड्यूस करके रख लिया, डिमांड हमारी इसकी है नहीं और हमने प्रोड्यूस करके इसको अननेसेसरी रख लिया, तो ये कहलाता है हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो हमने क्या किया, इसको वर्क को सिंप्लीफाई कर दिया। वर्क को सिंप्लीफाई कैसे कर दिया, हमने जिस चीज़ की हमारी मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा थी उसी चीज़ को हमने मार्केट के अंदर रिप्रेजेंट किया, बाकी चीज़ों को क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया मार्केट से हमने। अब हटाने का मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल ही हमने उसको हटा दिया, हटाने का मतलब सिंपल सा कि अगर हम यहाँ पर 100 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पर हम केवल 30 या इस तरह से, जैसी अकॉर्डिंग टू द डिमांड, जैसी डिमांड होगी उसके हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये कहलाता है हमारा मीनिंग ऑफ क्या नाम है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द क्या नाम है गुड्स। ठीक है, आगे कह रहा है साइज एक्सेट्रा ऑफ प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस टू यूटिलाइज रिसोर्सेज ऑप्टिमली एंड रिड्यूस द लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट। अब इसमें एक और चीज़ हमारी, अब देखो जब हमने यहाँ पर इसको सिंप्लीफिकेशन किया, जब हमने इसको सिंप्लीफिकेशन करने का मतलब क्या हुआ, हम उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हुए, जो पार्टिकुलर प्रोडक्ट हमारे मार्केट के अंदर उसका डिमांड थी, हमने उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया। बाकी प्रोडक्ट में भी हम इन्वॉल्व हैं क्योंकि हमारा रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है, हमारा प्रोडक्शन बिजनेस है। ठीक है, हम प्रोडक्शन बिजनेस में जब जा रहे हैं तो प्रोडक्शन जब हम करेंगे, किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो उस कंडीशन में हमें क्वालिटी वो क्या नाम है, एक सीरीज़ मेंटेन करने के लिए सारी तरह के गुड्स को लेकर के चलना पड़ेगा। अगर हम मैन गारमेंट्स में हैं, चाइल्ड वेयर्स में हैं, जो जिस तरह का हम लेकर के चलेंगे, चाइल्ड वेयर्स हो गया, हमारा मैन गारमेंट्स हो गया, वुमेंस में हो गया, किसी भी उसमें लेकर के जा रहे हैं, जिसमें भी जहाँ पर भी लेकर के जाएंगे उस जगह पर हमें उन
उसकी पूरी वैरायटी मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर हम केवल एक लार्ज ही लेकर के चलेंगे तो ज़रूरी नहीं कि सारा हमारा लार्ज ही बिकता है। हाँ, डिमांड जरूर है हमारे लार्ज साइज़ की, ठीक है, बट जो लार्ज साइज़ हमारी डिमांड है वो लार्ज साइज़ की डिमांड को हमें बाकी की चीज़ों से भी प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी पर्टिकुलर एक वैरायटी बना करके चलनी पड़ेगी। मेंस वेयर में ये वैरायटीज़ आती हैं और उन सारी वैरायटीज़ को प्रॉपरली लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, अब उसको क्या करना है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस टू यूटिलाइज रिसोर्सेज ऑप्टिमली। जो भी हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें जो भी रिसोर्सेज यूटिलाइज किए जा रहे हैं, मैन पावर है, मशीनरी पावर है, ये ओवरऑल थिंग्स क्या है, हमारी रिसोर्सेज हैं। मैन पावर हो गया, मशीनरी पावर हो गया, मटेरियल हो गया, ये मेन रिसोर्सेज होते हैं हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जब हम गुड्स प्रोडक्शन में जा रहे हैं तो उस टाइम में हमें इस तरह के ये प्रॉपर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे। तो मैंने इसके लिए एक बार बताया था कि हम 4 M's को ले लेते हैं। 4 M's का मतलब क्या हो गया, 4 M's जो हमारे ये 4 M's आए, ठीक है। 4 M's में क्या लिया है हमने, लिया था इसमें मनी पावर, ठीक है, मटेरियल, मैन पावर एंड मशीनरी। ये 4 M's हमारे ओवरऑल रिसोर्सेज को डिफाइन करते हैं, जो कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसकी टास्क को फुलफिल करने के लिए, या ये कह सकते हैं हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए इस तरह के रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड होते हैं। और इन रिसोर्सेज का हमें ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन करना है। ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन का मीन्स है यहाँ पर कि हम इनको प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे। प्रॉपरली यूटिलाइज का मतलब हमें मशीनरी पावर जितनी हमें जैसे रिक्वायर्ड है उसी तरह से हमें उसको लेकर के चलना है, मैन पावर जितनी जैसे रिक्वायर्ड है उसी तरह से। मतलब ये नहीं कि 10 लोगों की हमें रिक्वायर्ड है और हम वहाँ पर हम मैन पावर लगा के बैठे हैं 12, या हमें 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, मैन पावर लगा कर बैठे हैं 8, तो ये ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा लोड डालेंगे वर्कर्स पर तब भी हमारा प्रोडक्टिविटी नहीं बनेगी, और अगर हम एक्स्ट्रा वर्कर्स दे देंगे तब भी हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बनेगी। तो जितनी हमें रिक्वायर्ड है अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, तो उतना ही नंबर ऑफ पर्सन हम उसमें यूटिलाइज करेंगे। तो क्या हो गया, ये ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो गया। जैसे हमारी मार्केट में वो क्या नाम गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ पर्सन की रिक्वायर्ड थी, उतने ही नंबर ऑफ पर्सन हमने उस वहाँ पर अरेंज किए। अननेसेसरी कोई भी नंबर ऑफ पर्सन अरेंज करके नहीं रखे, ना ही हमने उसको लैक तो क्या नाम है लेस दिए हैं, ना ही ओवर दिए हैं। तो जितना हमें रिक्वायर्ड था एग्जैक्टली हमने उतने ही नंबर ऑफ पर्सन यूटिलाइज किए हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा क्या नाम है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिड्यूस। अब देखो क्या है, रिड्यूस लेबर एंड ओवरहेड का क्या नाम है, ये बनकर तैयार होगा। तो उस कंडीशन में हमें करना क्या होगा, तो उस अब यहाँ पर जब इस चीज़ से लेकर के चलेंगे तो हमारी ये क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी लेबर कॉस्ट को और ओवरहेड कॉस्ट को। एक फैक्ट्री के ओवरहेड जितने भी खर्चे हैं उनको उनमें कमी आ जाएगी, या जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उन वर्कर्स में कमी है वो हो जाएगी। अब जैसे मान लो, जैसे अभी मैंने ये एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल हमारा क्या था कि मान लो हमें नंबर ऑफ पर्सन 10 रिक्वायर्ड है, हम वहाँ पर 12 अरेंज करके दे रहे हैं, या 8 रिक्वायर्ड है हम वहाँ पर क्या नाम है 10 अरेंज करके दे रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो हमें जितने रिक्वायर्ड है उतने ही नंबर ऑफ पर्सन अरेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा मीनिंग ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब हमारा आता है वर्क स्टडी टेक्निक्स। वर्क स्टडी टेक्निक्स एग्जैक्टली क्या है, वर्क स्टडी टेक्निक्स को हम डिफाइन करते हैं, हमारे यहाँ पर टाइम, मोशन और ये सारी चीज़ें थी। मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, इस तरह की बहुत सारी स्टडीज़ थी जिनके बेसिस पर हम अपने वर्क स्टडी टेक्निक्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। टाइम स्टडी थी हमारी, डिफरेंट ट्रायल बेस सिस्टम था, फिटजी स्टडीज़ थी। तो इस तरह की बहुत सारी स्टडीज़ को हम इसमें लेकर के चल रहे हैं। तो जिसमें हमारी मेन यहाँ पर भी 2 हैं। पहला हमारा मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या होती है एग्जैक्टली, मेथड स्टडी इज कंसर्न विद द फाइंडिंग वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। The objective of the method study is to maintain the cost of productions and maximum quality and standard satisfaction of the customers। तो मेथड स्टडी का मतलब क्या है कि मेथड स्टडी क्या है, कंसर्न विद द फाइंडिंग वन बेस्ट वे ऑफ द
डूइंग अ जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए हमें कौन सा सबसे सुटेबल तरीका है। ठीक है, आगे क्या रहा है इसमें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको मिनिमाइज कर देती है अगर हम मेथड स्टडी को फॉलो करते हैं, और जो हमारे वो है बढ़ा देती है। उसके साथ साथ में कस्टमर्स को फुल्ली सेटिस्फेक्शन मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टडीज। ठीक है, आगे कह रहा है हमारा मोशन स्टडी। अब देखो यहाँ पर मोशन स्टडी एग्जैक्टली क्या है। मोशन स्टडी रेफर्स टू मेकिंग टोल एनालिसिस ऑफ द वेरियस motions being performed by a worker while he is doing a particular task। मोशन स्टडी का मतलब हमने मान लो एक वर्कर जो है, अब उसको हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो 8 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, अब एक शिफ्ट हमारी 8 आवर्स में चलती है, दूसरी शिफ्ट भी हमारी 8 आवर्स की चलती है, तीसरी शिफ्ट भी हमारी 8 आवर्स की चलती है। अब हमें ये देखना है कि जो हमारे वर्कर्स हैं ये एग्जैक्टली कितने टाइम तक एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं नॉन स्टॉप। ठीक है, अगर क्लास इंटरवल चाहिए, वो उनको इंटरवल चाहिए तो कितना इंटरवल उन्हें रिक्वायर्ड होगा फॉर द रेडी टू नेक्स्ट टास्क या रेडी टू वर्क। ठीक है, वर्क के लिए तो वो एग्जैक्टली हमें फाइंड आउट करना पड़ता है इन द मोशन स्टडीज। ठीक है, तो हमने ये कितना टाइम टेकन कर रहा है या किस तरह से वो टास्क को करेगा उसके लिए एनालिसिस करना है। ठीक है, आगे कह रहा है मोशन स्टडी इन्वॉल्व स्टडी ऑफ द मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग, ऑब्जेक्टिव्स, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजीशंस एक्सेट्रा। अब देखो जैसा कि मैंने बताया था कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, मान लो इसको जो वर्कर है वो उसको वर्कर को एक मशीनरी से दूसरी मशीनरी तक जाना है। ठीक है, क्योंकि एक मशीनरी का टास्क दूसरी मशीनरी के टास्क के मशीनरी से की हेल्प से ही टास्क कंप्लीट होता है। ठीक है, तो दोनों मशीनरियों में वो अब यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है वो टाइम देखना पड़ेगा, वो मोशन स्टडी में आ जाएगा। वो किस तरह से बैठ रहा है, किस तरह से उठा है, ये सारे ओवरऑल थिंग्स कॉल करते हैं हमारी मोशन स्टडीज। ठीक, एंड चेंज पोजीशंस स्ट्रक्चर विच आर अंडरटेकिंग व्हाइल डूइंग अ टिपिकल जॉब्स। जो भी हमारी टिपिकल जॉब्स हैं उनको करने में तब हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जैक्टली मोशन स्टडीज हमारी कितना टाइम टेकन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है। वर्कर जो भी वर्कर फॉर्म करने के लिए मान लो हमें जो 1 घंटा रिक्वायर्ड है, 1 घंटे में अब वो कितना उसमें टाइम टेकन कर रहा है, 1 घंटे के अंदर ही उसको कंप्लीट कर लेता है या फिर उससे ज़्यादा टाइम लगा रहा है। इसमें लिफ्टिंग हो गया, पुटिंग हो गया, ऑब्जेक्टिव सीटिंग हो गया एंड चेंजिंग इन द पोजीशंस। अब एक जगह से दूसरी जगह जाए कितना टाइम टेकन करेगा। मान लो एक एग्जाम्पल